नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम डिस्कशन कर रहे हैं घटना चक्र पॉइंटर बायोलॉजी का, जिसके पहले भाग में हमने पेज नंबर 27 तक कवर कर लिया है। अब हम इस वीडियो में उससे आगे का पोर्शन जो बचा हुआ है उसे कवर करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से जो पहले वीडियो को नहीं देखे थे वहां जाकर देख लें, ताकि एक कंटिन्यूटी बना रहे और ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि घटना चक्र जो पॉइंटर है उसका बायोलॉजी का पोर्शन पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, जिसमें आज पहला टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन। तो पहला क्वेश्चन इसमें बन रहा है जनन ग्रंथियां। तो जनन ग्रंथियां से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो उसमें एक है ऑप्शन में विकल्प में दिया हुआ है प्रोजेस्टेरोन। दूसरा है पीयूष ग्रंथियां। तो पीयूष ग्रंथि क्या होती है? एक वृद्धि हार्मोन होता है। अग्नाशय से इंसुलिन रस निकलता है, अग्नाशय से इंसुलिन रस निकलता है। और अधिवृक्क जो होती है कार्टोसेन से संबंधित है। तो ये सुमेलित करना था। तो जनन ग्रंथि सुमेलित है प्रोजेस्टेरोन से, पीयूष ग्रंथि सुमेलित है वृद्धि हार्मोन से, अग्नाशय संबंधित है इंसुलिन से और अधिवृक्क संबंधित है कार्टिसोन से। दूसरा है, ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें हार्मोन दिया हुआ है और स्रावित ग्रंथियां हैं। तो प्रोजेस्टेरोन जो होती है वो गर्भाशय से स्रावित होने वाली एक हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुष अर्थात उनके अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन है। और जो थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन थायराइड से स्रावित होने वाली हार्मोन है, अर्थात थायरॉक्सिन की जो स्रावित ग्रंथियां हैं वो क्या है? थायराइड। आगे देखेंगे, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। अर्थात कहा जा रहा है कि यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दे दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। अग्नाशय से कई ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो शर्करा को बैलेंस बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लूकोन नहीं बनेंगे। यदि अग्नाशय में खराबी होगी तो इंसुलिन और ग्लूकोन नहीं बनेंगे, क्योंकि इंसुलिन का जो स्त्रावन होता है वो कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। आगे देखेंगे, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है सिक्रेटिन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो सिक्रेटिन है। इंसुलिन अंतःस्रावी या अंतःस्राव हार्मोन है, एक क्या है? पेप्टाइड है। इंसुलिन क्या है? एक पेप्टाइड है। इंसुलिन होता है एक प्रोटीन। इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन। आगे देखेंगे, टीन, तांबा, जस्ता तथा एल्युमिनियम में से इंसुलिन में मौजूद धातु है। तो इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? जस्ता। इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? वो है जस्ता। अगला देखेंगे, कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन में दिया हुआ कि डायबिटीज या इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। तो डायबिटीज वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती ही है, ये कथन सही है। दूसरा है, जो डायबिटीज इंसिपिडिस वाले व्यक्ति होते हैं वे वेसोप्रेसिन के अतिस्राव से ग्रस्त रहते हैं। तो डायबिटीज इंसिपिडिस वाले व्यक्ति हैं जो वेसोप्रिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त नहीं रहते हैं, और ये स्टेटमेंट गलत है। इस प्रकार कथन जो है सही है, लेकिन कारण गलत है। आगे देखेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में घेंघा रोग एक समान बीमारी है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में घेंघा रोग एक समान बीमारी है, ये सही स्टेटमेंट है। और इसका कारण क्या है कि पहाड़ी लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा की कमी होती है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है। आयोडीन एक युक्त जो हार्मोन होती है थायरॉक्सिन, वो क्या है? थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन क्या होता है? एक अमीनो अम्ल होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए
उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? तो TSH। टी से हो गया थायराइड। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। TSH जो हो जाएगा वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाली थायरॉक्सिन है और उस हार्मोन का नाम क्या है? TSH। थायरॉक्सिन टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन तथा एड्रेनलिन में से आयोडीन है। तो थायरॉक्सिन क्या है? आयोडीन है। आप जानते हैं थायरॉक्सिन की कमी से या जो थायराइड होती है, थायराइड ग्रंथियां में आयोडीन की कमी होने से थायराइड बीमारी हो जाती है। तो थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन तथा एड्रेनलिन में से आयोडीन है। तो आयोडीन है क्या? किसमें? थायरॉक्सिन में। अगला है सुमेलित करना। एड्रेनलिन। एड्रेनलिन से क्या होता है? क्रोध, भय या खतरा होता है। एड्रेनलिन जो होता है उसे उत्तेजक हार्मोन भी कहा जाता है और उसी उत्तेजना में क्रोध भी होता है, भय भी होता है और खतरा भी होता है। एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित होता है। ये एस्ट्रोजन स्त्री ऐसे याद कर सकते हैं, स्त्रीजन। तो ये कहाँ होगा? एस्ट्रोजन स्त्रियों में होगा। इंसुलिन। इंसुलिन ग्लूकोज से संबंधित है। और फेरोमोन। फेरोमोन क्या होता है? गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना फेरोमोन होता है। आगे देखेंगे लड़ो और ओरो हार्मोन कहलाता है। तो एड्रेनलिन जो होता है वो लड़ो और ओरो हार्मोन कहा जाता है। वह हार्मोन जिसके स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना अनुभव होता है। तो एड्रेनलिन। एड्रेनलिन से जो होता है उससे हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है तथा उत्तेजना अनुभव होता है और इससे क्रोध, भय अथवा खतरा महसूस होता है। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के जिस भाग में अवस्थित हैं वह है हाइपोथैलेमस। जो हमें भूख या प्यास लगती है या परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के जिस भाग में स्थित है वो क्या है? हाइपोथैलेमस। अर्थात ताप का जो नियंत्रण होगा वो कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है। एस्ट्रोजन कहाँ उत्पादित होता है? पुटका द्वारा। पुटका के द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित होता है। और एस्ट्रोजन क्या है? एक हार्मोन है और एक कहाँ पाया जाता है? स्त्रियों में पाया जाता है। कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन। यह ठीक है। आगे देखेंगे स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात जिस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है वह क्या है? प्रोजेस्टेरोन। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात जिस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन। मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोस्ट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। ये इस जो कथन है, कथन पे विचार करना है। तो पहला कथन है कि किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोस्ट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखेंगे पुरुषों की अंड ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती है। तो पुरुषों की अंड ग्रंथियां प्रोजेस्टेरोन नहीं उत्पन्न करती है, ये स्त्रियां उत्पन्न करती है प्रोजेस्टेरोन। स्त्रियों में होता है कौन? प्रोजेस्टेरोन ग्रंथियां उत्पन्न होती है। महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती है। ये भी गलत स्टेटमेंट है, ये जस्ट उल्टा दिया हुआ है। जो महिलाओं की जो अधिवृक्क ग्रंथियां हैं वो प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती है, जबकि पुरुषों की अंड ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसे आप याद कर लीजिएगा। पुरुषों की अंड ग्रंथियां से टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न होती है और महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां से प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न होता है। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कोर्टिसोल मोचित होता है। यह स्टेटमेंट सही है। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कोर्टिसोल मोचित होता है। यह स्टेटमेंट सही है। आगे सुमेलित करना है हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक तरह का हार्मोन है। लाइपेज क्या है? एक एंजाइम है। लेसिथिन क्या है? एक या जो फास्फोलिपिड जो है वो लेसिथिन से संबंधित है। और पॉलीथिन क्या है? एक तरह का बहुलक है। लेसिथिन क्या है? एक फास्फोलिपिड है। लाइपेज क्या है? एक एंजाइम है। और टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक हार्मोन है। निम्न पर विचार कीजिए। पहला है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ा ग्रंथि है। तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। तो अग्नाशय के लिए कहा जा रहा है। दूसरा, इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। ये भी स्टेटमेंट अग्नाशय के लिए है। और तीसरा है, इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये सारे तीनों ही जो पॉइंट हैं वो अग्नाशय से संबंधित हैं।
आगे देखेंगे यकृत, पसीने की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि तथा गुर्दा में से मनुष्य के शरीर में वाहिनी विहीन है। वाहिनी विहीन कौन सा है? वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? वाहिनी विहीन होती है। मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। किसके द्वारा? पैराथायरॉइड हार्मोन के द्वारा। मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट का विनियमन किसके द्वारा करता है? पैराथायरॉइड हार्मोन के द्वारा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। प्लीहा, अग्नाशय, अपेंडिक्स तथा पित्ताशय अंगों में से पित्त का संचय कहाँ होता है? तो पित्त का संचय होता है पित्ताशय में। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन, HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिक्रेटिन उत्पन्न होती है। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया में ग्रहणी से सिक्रेटिन उत्पन्न होती है, ये स्टेटमेंट सही है। वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटेरोगेस्ट्रोन उत्पन्न होता है। वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटेगेस्ट्रोन उत्पन्न होता है, ये दोनों सही है। वसीय अम्ल से एंटेगेस्ट्रोन उत्पन्न होगा। और HCl की मौजूदगी में क्या है कि ग्रहणी में जो HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिक्रेटिन उत्पन्न होता है। एक तो सिक्रेटिन उत्पन्न होगा ग्रहणी से HCl की मौजूदगी में, और वसीय अम्ल की मौजूदगी से क्या होगा? क्षुद्रांत से एंटीगेस्टेरोन उत्पन्न होगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक पदार्थ बनाया है जो दलहनी फसलों के पुष्पों के झड़ने के प्रतिशत को कम करता है ताकि दालों का उत्पादन बढ़ सके। वह पदार्थ कौन सा है? तो वह पदार्थ है एक हार्मोन, एक वृद्धि हार्मोन है जिसका नाम है टीवा। टीवा एक वृद्धि हार्मोन है जो क्या करता है? दलहनी फसलों के पुष्पों को झड़ने के प्रतिशत को कम करता है। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन जो है गैसीय स्थिति में पाया जाता है। हरे पौधों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु क्या करते हैं? एसिटिलीन का उपयोग करते हैं। साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन में से वह पादप हार्मोन जो मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है। तो फल किससे पकाया जाता है? एथिलीन से पकाया जाता है। ठीक है। और जैसे एब्सिसिक अम्ल दिया हुआ, तो एब्सिसिक अम्ल क्या करता है? जो पत्ते झड़ते हैं पेड़ से उसमें वो सहायता करता है। ठीक है। और एथिलीन जो होता है वो एक वृद्धि हार्मोन है। आगे देखेंगे कार्यक के बारे में बताया गया है। अगला जो चैप्टर है जिसमें पहला क्वेश्चन है, जब चींटियां काटती है तो अंतःक्षेपित करती है क्या? फॉर्मिक अम्ल। व्हेल क्या है? एक निरसस प्राणी है। हृदय, फेफड़ा, यकृत तथा वृक्क में से वह भाग जो शरीर ताप को नियंत्रित करता है। तो फेफड़ा क्या करता है? शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का समान तापमान कितना है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का समान तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फीता कृमि या टेपवर्म उभयलिंगी है। तो टेपवर्म जो होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं। गोल कृमि या राउंड वर्म के अलग अलग लिंग होते हैं। तो गोल कृमि या राउंड वर्म के अलग अलग लिंग होते हैं, ये सही है। फैलेरिया सूत्रकृमि है जिसको निमेटोड कहते हैं। तो फैलेरिया एक निमेटोड है। और गिनी कृमि एनिलीड है। तो गिनी कृमि एनिलीड नहीं है। केचुआ और जोक जो होगा वो एनिलीड में होगा, लेकिन जो गिनी कृमि है वो एनिलीड नहीं होगा। बाकी के तीन स्टेटमेंट, फीता कृमि उभयलिंगी होता है, ये सही है। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, ये भी सही है। और फैलेरिया एक निमेटिड है, ये भी सही है। आगे देखेंगे घटपर्णी, अमरबेल, ब्लेडर बर्ड तथा सूरजमुखी में से परजीवी पौधा कौन सा है? तो परजीवी है अमरबेल। अमरबेल क्या है? एक परजीवी पौधा है। ये एक तरह का लता होता है जो पेड़ों पर आश्रय प्राप्त करते हैं। माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है। तना काट प्रक्रिया में माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है। जैसे गन्ना या गुलाब, उसमें तना काट की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और जिस पेड़ के तने काट कर पौधे रोपे गए हैं उसी तरह का उसकी विशेषता पाई जाएगी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पादपों पर विचार कीजिए। बोगेनविलिया, कॉर्नेशन, कोको और अंगूर, इनमें से वह पादप जो स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं, स्तंभ को काट करके उसका परिवर्धन किया जाता है, तो इन चारों का ही ये गुण है कि इनका स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। और ये चारों कौन कौन से? बोगेनविलिया, कार्नेशन, कोको और अंगूर। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है, मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलमबंद तकनीक द्वारा होता है। तो मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलमबंद तकनीक द्वारा होता है। चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है, और ये दोनों सही है। आगे देखेंगे, मानव मस्तिष्क का वह भाग जो निगरन या उल्टी का नियमन करता है। तो निगरन या उल्टी का नियमन कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा है। जो मस्तिष्क के पीछे का भाग होता है उसमें मेडुला ऑब्लंगेटा पाया जाता है, वो मेडुला ऑब्लंगेटा का भाग होता है या मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, और उसमें क्या होता है? उल्टी का नियमन केंद्र होता है। ये बेसिकली तंत्रिका तंत्र जो हमारे होते हैं उसके साथ जुड़ा होता है, और सारे उपापचय, चयापचय या उपापचय की क्रिया कहाँ से नियंत्रित होती है? वो मेडुला ऑब्लंगेटा से नियंत्रित होता है। उसी में उल्टी का भी जो नियमन, वोमिटिंग का जो नियमन होगा वो कहाँ से होगा? मेडुला ऑब्लंगेटा से। और ये कहाँ पे पाया जाएगा? मस्तिष्क का जो पीछे का पोर्शन है वहाँ पे मेडुला ऑब्लंगेटा पाया जाता है, और ये जुड़ा रहता है तंत्रिका तंत्र से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 ए में दिया हुआ, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय है। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय है, ये सही है। तीव्र प्रकाश सोते समय नहीं चाहिए। दूसरा, तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। मेलाटोनिन का उत्पादन तीव्र प्रकाश में अधिक होता है, ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, और ये सही भी नहीं है। मेलाटोनिन का उत्पादन तीव्र प्रकाश में अधिक होता है, ये नहीं सही है। आगे देखेंगे, रोग एवं उपचार। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग या आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस कैसे हो जाता है? यूरिक अम्ल के जमाव से। मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण क्या है? तो ड्रॉप्सी कारण इसलिए है कि सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल की मिलावट से सरसों के तेल में साइनाइड अंश या उजला रंग करने वाली मिलावट आदि। ये ड्रॉप्सी का कारण क्या है? कि जो सरसों के तेल में जो मिलावट होती है उससे ड्रॉप्सी हो जाता है। और ये ड्रॉप्सी कैसे होता है? तो आर्जिमोन तेल का मिलावट हो जाने से या साइनाइड अंश या वाइट कलर करने वाली मिलावट से ये बीमारी हो जाती है। अगला है क्वेश्चन, यह एकल कैंसर के रूप में उत्पन्न होता है, यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मौत हो जा रही है। पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हुए हैं। इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया लगता है। इसके विरुद्ध युद्ध में नई खोजें श्रेष्ठतर चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही है। ये सारे जो स्टेटमेंट है ये कैंसर के लिए हैं। आगे देखेंगे, जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई परिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा क्या है? पार्थेनियम। पार्थेनियम जो है जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कण का उपयोग करने वाली एक परिस्थितिकी मित्र तकनीक है। उसमें यह पौधा काफ़ी यूजफुल है और इसका उपयोग कैंसर के उपचार करने के लिए एक बड़ी संभावनाओं के रूप में है। और ये इस पौधे का नाम क्या है? पार्थेनियम। आगे देखेंगे, अल्कोहल के निर्विशन के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी है, वो है यकृत, लीवर। अल्कोहल के निराविशन के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी अंग कौन सा है? लीवर। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा या तिल्ली। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है मच्छर। मच्छर, मक्खी तथा जू में से प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन सा है? मच्छर। मलेरिया तथा डेंगू में ज्वर, मच्छर की काट, मानव प्रजाति तथा मच्छर प्रजाति में से उभयनिष्ठ नहीं है, तो मच्छर प्रजाति उभयनिष्ठ नहीं है। इसमें क्या ये क्वेश्चन क्या था कि मलेरिया तथा डेंगू में ज्वर, मच्छर की काट एवं मानव प्रजाति तथा मच्छर प्रजाति में से उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये मच्छर प्रजाति उभयनिष्ठ नहीं है। आगे देखेंगे,
स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया तथा दम्मा में से वह रोग जो कीट के काटने से होता है, तो डेंगू कीट के काटने से होगा, ये मच्छर के काटने से होता है डेंगू। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से हो जाएगी। निमोनिया एक वायरस से हो जाएगा। दम्मा भी वायरस से हो जाएगा, लेकिन डेंगू जो होता है एक मच्छर के काटने से हो सकता है, और ये मच्छर क्या है, एक कीट है। आगे देखेंगे, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है वायरस और मादा एडीज मच्छर द्वारा। डेंगू जो होता है मादा एडीज मच्छर के द्वारा होता है, एडीज मच्छर। तो ड से हो गया डेंगू और डीज, एडीज, ऐसे याद कर लीजिए, एडीज या डेंगू, इस तरह से इसको आप मिला के याद कर सकते हैं। जो डेंगू होता है वो मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है, और मलेरिया जो होता है मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से होता है, और डेंगू होता है एडीज। ड भी आ रहा है, डेंगू में ड आ रहा है और एडीज में भी ड आ रहा है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाती है, किस चीज़ की, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। पीला बुखार फैलता है, पीला बुखार किससे फैलता है, एडीज इजिप्ट जाति के मच्छर द्वारा। इसे याद करना है, पीला बुखार जो होता है डबल ई जो मच्छर होते हैं उसके द्वारा होता है, या डबल ए बोल सकते हैं, उस मच्छर के काटने से होता है पीला बुखार, एडीज इजिप्ट। वह वैज्ञानिक जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, सर रोनाल्ड रॉस। वह वैज्ञानिक जिसने खोज की थी मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, सर रोनाल्ड रॉस। मलेरिया, कॉलरा तथा जॉन्डिस में से वह रोग जो प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। आगे देखेंगे, एक जीव के संपूर्ण संजीव सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण वर्ष 1996 में पूरा हुआ था, वह जीव है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। फिर से पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को, एक जीव के संपूर्ण संजीव मतलब सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण वर्ष 1996 में पूरा हुआ था, वह जीव था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेंगू मच्छर द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है। डेंगू मच्छर द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है, तो जो डेंगू है वो एक प्रोटोजोआ रोग नहीं है, जबकि मलेरिया एक प्रोटोजोआ रोग है, और मलेरिया अलग होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ रोग है और डेंगू मच्छर द्वारा ये संचारित नहीं होता है। अगला देखेंगे, प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू के लक्षण नहीं है, सही बात है। जो नेत्र गुहा पीड़ा है वो किसी भी कारण से हो सकता है। त्वचा पित्त का, नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण है। इसमें बताया रहा है कि डेंगू के लक्षण में ये हो सकता है कि त्वचा पित्त का और नाक से कुछ स्राव, ब्लड ब्लीडिंग हो सकता है, और ये सारे डेंगू के लक्षण हैं। आगे देखेंगे, मलेरिया के संबंध में सत्य कथन क्या है, तो यह मच्छर द्वारा फैला जाती है, ये सही है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होता है, ये भी सही है। तथा इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। मलेरिया के इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी है पी वाइवेक्स परजीवी। भारत में जो मलेरिया होता है उसके 65% जो रोगी होते हैं वो किसके से ग्रसित होते हैं, पी वाइवेक्स परजीवी से। पित्त ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया तथा जापानी इंसेफ्लाइटिस रोगों में से वह जो टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता है, तो जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है वो टाइगर मच्छर के द्वारा नहीं होता है, लेकिन पित्त ज्वर, डेंगू या चिकनगुनिया ये टाइगर मच्छर द्वारा संचालित होता है। एंथोफीबिया का डर है। एंथोफीबिया किसका डर बोला जाता है, पुष्पों से डर, फूलों के डर को एंथोफीबिया कहते हैं। और हाइड्रोफोबिया होता है विषाणु के द्वारा। हाइड्रोफोबिया क्या होता है, विषाणु के द्वारा। जैसे किसी को कुत्ता काट लेगा तो उसके अंदर वो विषाणु चला जाएगा और उसे क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया, उसे पानी से डर लगेगा। आगे देखते हैं, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग क्या है, मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क या मेरुरज्जु में यदि सूजन आ जाता है तो उसमें एक झिल्ली चढ़ जाती है और उस झिल्ली से जो रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, यादाश्त करने की जो शक्ति होती है वो धीरे धीरे छीन हो जाती है। आगे देखते हैं, मानव शरीर में उर्विका या फीमर सबसे लंबी अस्थि है।
ये सही स्टेटमेंट है। फीमर जो है सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, ये भी सही है, हैजा जीवाणु द्वारा होता है। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है, तो नहीं, एथलीट फुट विषाणु के द्वारा नहीं होता है, शायद ये फंगी के द्वारा होता है। ठीक है, एथलीट फुट विषाणु के द्वारा नहीं होता है। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है रोटा वायरस। अतिसार से मर जाता है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या है, रोटा वायरस। हिस्टीरिया समानता होता है, युवा महिलाओं में हिस्टीरिया की बीमारी होती है। आगे देखेंगे, सिलिकोसिस एक है। सिलिकोसिस क्या है, एक फेफड़े से संबंधित बीमारी है सिलिकोसिस। आगे है सुमेलित करना। तो एनीमिया, एनीमिया क्या होता है, रक्ताल्पता होती है, और इसमें क्या होता है, लौह तत्व की कमी हो जाती है। गला घोटू या ग्वाटर में क्या होता है, आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसे थायराइड कहते हैं। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है। और बेरी जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। आगे देखेंगे, घेघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं घेघा से। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, वहाँ पे लोग बेरी के से ग्रसित हो जाते हैं, उसमें विटामिन B1 की कमी हो जाती है जो पॉलिश्ड चावल खाते हैं, और उन्हें बेरी रोग होने की संभावना होती है। बीमारी पता करने के यंत्र, MRI का मतलब क्या हुआ, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस चित्रीकरण है ये। MRI चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण इसको बोलेंगे। आगे देखेंगे, MRI जो होता है वही जो हमने अभी बताया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या चित्रीकरण बोल सकते हैं उसको, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आगे है BMD परीक्षण किया जाता है किसके पहचान के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए BMD परीक्षण किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, हड्डी से रिलेटेड जो बीमारी होती है उसे क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। BMD परीक्षण किया जाता है अस्थि रंध्रता हेतु, वही अस्थि या हड्डियों की बीमारी के लिए BMD परीक्षण किया जाता है। BMD परीक्षण है बोन मिनरल डेंसिटी। BMD का फुल फॉर्म क्या हुआ, बोन मिनरल डेंसिटी। जो मनुष्य नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है बुलिमिया से। किसी व्यक्ति को ये पता नहीं चल पाता है कि उसे वो पूरा भोजन उसका कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया, या कब रोक देना चाहिए। यदि इस तरह की समस्या है तो वो हो सकता है कि वो बुलिमिया नामक रोग से पीड़ित हो। भोजन विषाक्तता का कारण क्या है, तो भोजन विषाक्तता का कारण है सैल्मोनेला विशलाई। सैल्मोनेला विशलाई जो होता है भोजन विषाक्तता का कारण होता है। भोजन का विषाक्त होना या बाटुलिज्म उत्पन्न होता है कोलोस्ट्रीडियम के संदूषण से। बाटुलिज्म किससे उत्पन्न होता है, कोलोस्ट्रीडियम के संदूषण से। अर्घटाटप्य उपभोग से होता है, संदूषित अन्न खाने से अर्घटाटप्य रोग होता है। आगे देखेंगे, इटाई रोग जो होता है वो कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से, कैडमियम से इटाई रोग होने की संभावना रहती है। आगे देखेंगे, शरीर में वह स्थिति जिसे कैंसर कहते हैं, सेलों के अनियंत्रित बहुगुणन अथवा इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु को हो जाना। कैंसर में क्या होता है कि कोई एक अनवांटेड सेल बन जाता है और उसमें मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, और वो अवांछित रूप से उसमें वृद्धि हो जाती है सेलों में, और वो क्या होता है, तो आसपास के सेलों में जो वृद्धि हो वो रुक जाती है और बैड सेल्स बढ़ते रहते हैं। इससे क्या है, जो स्वस्थ सेल होते हैं वो दम घुट जाता है उनका, अथवा मनुष्य की मृत्यु हो जाती है या सेलों की मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। आगे देखेंगे, फेनिली कीटोनमेह उपापचय के जन्मदाता, फेनिली कीटोनमेह उपापचय के जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल से निर्देश होता है एंजाइम के वंशगत अभाव का। एंजाइम के वंशगत अभाव का निर्देश होता है फेनिली कीटोनमेह उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है ये। आगे देखेंगे, एक व्यक्ति जो फेनिली कीटोन्यूमेरिया रोग से प्रभावित है उसमें मानसिक जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फेनिली कीटोन्यूरिया जो होता है उसमें मानसिक जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं, पैंडेमिक बोलते हैं।
पैन मतलब होता है ऑल, और यदि ये सभी क्षेत्रों में फैल जाए, विश्व के सभी क्षेत्रों में, तो इसे पेंडेमिक कहते हैं। डीपीटी का टीका है, और डीपीटी का जो टीका दिया जाता है वो है डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनस की रक्षा हेतु डीपीटी का टीका दिया जाता है। आगे देखेंगे तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है रोहिणी, कुकुर खांसी या टिटनस के बचाव के लिए, अर्थात डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनस से बचाव के लिए। डीपीटी का टीका काम में नहीं आता, कहाँ? पोलियो में ये काम में नहीं आएगा। डीपीटी का टीका बेसिकली डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनस से बचाव के लिए दिया जाता है। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाई जाती है। ये ट्रिपल एंटीजन में क्या होता है? वही डीपीटी होता है, कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया। विषाणु जनित रोग बीमारियां हैं क्या? मम्स और रेबीज और हार्पिस जो है ये विषाणु जनित बीमारियां हैं। एड्स, डिप्थीरिया, हैजा तथा काली खांसी में से वह रोग जिसका कारक जीवाणु नहीं होता है, तो एड्स का कारक जीवाणु नहीं बल्कि विषाणु है। बाकी डिप्थीरिया, हैजा और काली खांसी इस रोग के जो कारक है वो जीवाणु हैं। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी होती है। ये पेयजल में नाइट्रेट की अधिक बीमारी, जो यदि पेयजल में नाइट्रेट की जो प्रचुरता हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा? ब्लू बेबी नामक बीमारी हो जाएगी। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार चर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। चर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में जो उपचार किया जाता है शिशु का, उसे बोलते हैं बबल बेबी रोग का उपचार किया जाता है। कहाँ पे? प्लास्टिक के बुलबुले में, चर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में बबल बेबी रोग का इलाज किया जाता है। इसी कारण उसका नाम क्या है? बबल बेबी रोग। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है शरीर में मिथेमोग्लोबिन की अधिकता से। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो बीमारी होती है वो किसके कारण होता है? शरीर में मिथेमोग्लोबिन की अधिकता हो जाने से क्या होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, मिथेमोग्लोबिन। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर कहा जाता है हृदय घात या हार्ट अटैक का जब आता है व्यक्ति को, तो उसमें कुछ समय हमें हमारे पास मिलते हैं जिसे गोल्डन आवर कहा जाता है। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है। बीटा ब्लॉकर क्या है? हार्ट अटैक से बचाने के लिए औषधि है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला जो तत्व है वो क्या है? पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है या नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। सेव में पोटेशियम की अधिकता पाई जाती है, अर्थात सेव खाने से हृदय की धड़कन जो है वो बैलेंस बना रहता है। आगे देखेंगे पोटेशियम अल्पता से संबंध है लो ब्लड प्रेशर। पोटेशियम अल्पता अर्थात बीपी जिसकी लो है उसमें पोटेशियम की कमी हो सकती है, तो पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? लो बीपी से। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति की संभावना होती है किडनी फेल होने की। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ये संभावना है कि जो किडनी है उसमें कुछ खराबी आ रही है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के जिस अंग पर पड़ता वो है गुर्दा। लंबे समय तक उपवास करने से शरीर का जो अंग है गुर्दा उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और वृक्क के मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है किस हार्मोन के द्वारा? ADH के द्वारा। किडनी से मूत्र का जो मात्रा है वो कितना साफ होगा और कितना निकलेगा इसका नियंत्रण कौन करता है? ADH। आगे देखेंगे सुमेलित करना है तो आर्सेनिक 74 जो होता है वो ट्यूमर की पहचान के लिए है। कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए इलाज होता है। आयोडीन 131 जो है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता को कंट्रोल करता है, आयोडीन जो 131 है। और सोडियम 24 रक्त व्यातिक्रम में यूज होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान के लिए, कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के में, और सोडियम 24 रक्त व्यातिक्रम में यूज होगा। आगे देखेंगे ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो आर्सेनिक 74 जो है ट्यूमर की पहचान के लिए समस्थानिक है। कोबाल्ट 60 जो शरीर के अंतरंग आवर्त का उपचार करता है, अर्थात कैंसर सेल का जो इलाज होता है वो कोबाल्ट 60 से होता है। थायराइड का आयोडीन 131 से। श्वेत रक्तता का उपचार होता है फास्फोरस 32 से। श्वेत रक्तता जो वाइट ब्लड है, वाइट ब्लड का उपचार होता है फास्फोरस 32 से। और गोल्ड 198 जो है सुमेलित है कैंसर के उपचार से। गोल्ड 198 किससे संबंधित है? कैंसर के उपचार से।
मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में उपयोग किया जाता है रेडियो सोडियम। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में उपयोग किया जाता है रेडियो सोडियम। आगे देखेंगे कैंसर रोग या ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 से क्या होता है? कैंसर की रोकथाम या ल्यूकेमिया की जो बीमारी होती है ब्लड कैंसर, उसके रोकथाम के लिए या उसको ठीक करने के लिए हम फास्फोरस 32 अथवा कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं। ओंकोजीन संबंधित है। ओंकोजीन किससे संबंधित है? कर्क रोग से संबंधित है ओंकोजीन अर्थात कैंसर। अगला देखेंगे कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरण। जो कोबाल्ट 60 है वो गामा रेज को इमिट करता है, इसी कारण उसका उपयोग हम कैंसर के इलाज में करते हैं। ट्यूमर संकुचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 जो है वो भी कैंसर की पहचान करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, आर्सेनिक 74। आगे देखेंगे रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 हमने पहले भी पढ़ा था। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं के। ल्यूकेमिया में क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा बढ़ जाती है और इससे क्या होता है? ल्यूकेमिया कहते हैं या ब्लड कैंसर कहते हैं। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है आयनीय विकिरण। ये जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन होते हैं वो कैंसर क्रिएट भी कर सकता है और उससे वो ठीक भी होता है। इसी कारण अब जैसे आर्सेनिक 74 है ये कैंसर की पहचान करने में कितना यूजफुल है। कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर का उपचार करता है, लेकिन अनेक ऐसे रेडियोधर्मी जो रेज है वो कैंसर क्रिएट भी करते हैं। आगे देखेंगे हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन करता कौन सा है? स्त्रियां हैं। हीमोफीलिया जो है एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती है और प्रकट पुरुषों में होता है। स्त्रियां क्या है उसका सिर्फ वहन करती है, लेकिन हीमोफीलिया बीमारी जो है स्त्रियों में नहीं होती बल्कि पुरुषों में होता है और वहन कौन करेगी? स्त्रियां करेगी। अधिक रक्त स्त्राव एक आनुवांशिक बीमारी है। अधिक रक्त का स्त्राव होना एक आनुवांशिक विकार है। रॉयल हीमोफीलिया, टेक्स सेक्सेस रोग, पुटीय तंतुमयता तथा हाइपरटेंशन में से आनुवांशिक रोग लिंग पहचान या आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न कौन सा है? रॉयल हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है एक आनुवांशिक बीमारी है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्कंदन ना होना। हीमोफीलिया में क्या होता है? ब्लड मान ली शरीर का कोई पार्ट कट जाता है तो जब ब्लड निकलता है तो वो जमता नहीं है। ये रोग जो होता है आनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। आगे देखेंगे हीमोफीलिया ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर तथा पेचिस में से वह व्याधि जो आनुवांशिक है, तो हीमोफीलिया जो है आनुवांशिक है। अब ऊपर हमने देखा था रॉयल हीमोफीलिया लिखा हुआ था वर्ड, एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि जो हीमोफीलिया का जो बीमारी सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था ब्रिटेन की महारानी को डिटेक्ट हुआ था और तब से इसे रॉयल हीमोफीलिया भी कहा जाता है और ये आनुवांशिक रोग है। ठीक है, आगे देखेंगे हीमोफीलिया ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर तथा पेचिस में से वह व्याधि जो आनुवांशिक है, तो हीमोफीलिया क्या है? आनुवांशिक है। टीबी आनुवांशिक नहीं होता, कैंसर आनुवांशिक नहीं होता, पेचिस आनुवांशिक नहीं होता। आनुवांशिक व्यवस्था है डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया तथा दात्र कोशिका अरक्तता। ये क्या है? ये आनुवांशिक अवस्था हो सकती है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम भी एक आनुवांशिक अवस्था है। हीमोफीलिया और दात्र कोशिका क्या है? ये आनुवांशिक अवस्था है। वह जो लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है उसे कहते हैं पेशी दुष्पोषण। वह जो लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है वो क्या है? पेशी दुष्पोषण। ऊपर हम अभी डाउन सिंड्रोम की चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो डाउन सिंड्रोम होता है इसको मैंगोलिज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंगोलिज्म। और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो रोगी होगा डाउन सिंड्रोम वाला उसकी बुद्धि मंद होगी, आँख टेढ़ी होगी और जीभ मोटा हो जाएगा। उसकी जो शारीरिक ढांचा है वो भी अनियमित होगा। तो इस तरह से जो ग्रसित बच्चे होते हैं
वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं। अब सिंड्रोम जो है, सिंड्रोम से भी कई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बार मैं इसका चर्चा कर देता हूँ कि जैसे एक होता है जो है टर्नर सिंड्रोम होता है। क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम, TURNER। तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो स्त्रियों में होता है, महिलाओं में होता है टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र होता है उसकी संख्या क्या हो जाती है? 45 हो जाती है। जैसे समानता जो मनुष्य में होता है, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन एक गुणसूत्र की कमी हो जाएगी और ये टर्न हो जाएगा, मतलब गुणसूत्र टर्न हो जाता है, एक टर्न हो जाएगा और टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। और ये समानता महिलाओं में होती है, टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या है कि जो उनका शरीर है वो अविकसित हो जाता है और वो बांझपन के शिकार हो जाती है। उसी तरह से होता है क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम जो होता है वो बेसिकली पुरुष में होता है और इसमें क्या है कि गुणसूत्र की जो संख्या है वो एक बढ़ जाती है। टर्नर में एक घट जाएगा और क्लिनीफेल्टर में एक बढ़ जाएगा। क्लिनीफेल्टर, आप इसको याद कर लो कि जो पुरुष होते हैं वो क्लीन शेव करते हैं, तो उस तरह से क्लिनीफेल्टर जो होगा पुरुष में होगा। और इसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र की संख्या है एक बढ़ जाएगी और 46 + 1 हो जाएगा 47। तो इससे क्या है कि पुरुषों में नपुंसकता और जो उनके वक्ष हैं वो स्त्रियों के समान दिख सकते हैं। तो ये क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम होता है। एक हमने बताया था डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में उसको मैंगोलिज्म भी कहते हैं। और एक होता है पटाव सिंड्रोम। पटाव सिंड्रोम में क्या होता है कि जो ओठ होता है, ओठ के बीच का भाग कट जाता है और उसको हम पटाव सिंड्रोम कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं इसका इसलिए चर्चा किया हूँ क्योंकि ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे सामने भी दिख गया तो इसका चर्चा करना उचित लगा मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह जो लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावित जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है, इसे कहते हैं पेशी दुष्पोषण। आगे देखेंगे सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो समानता पाया जाता है छोटे बच्चों में। जो सेरेब्रल पाल्सी है एक मस्तिष्क संबंधी विकार है और कहाँ पाया जाएगा? छोटे बच्चों में समानता पाया जाता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का जो अंग प्रभावित होगा वो क्या होगा? मस्तिष्क। जानते हैं कि अल्जाइमर में क्या होता है? मस्तिष्क पे कुछ जालीनुमा संरचना बन जाती है जिससे यादाश्त करने, खास करके ये जो समस्या है ये बुढ़ापे में होती है और यादाश्त कम होता चला जाता है। इसे क्या कहते हैं? अल्जाइमर। आगे देखेंगे, हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। वह प्रोटीन क्या है? एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन जो है अल्जाइमर रोग को उत्पन्न करने वाला एक प्रोटीन है। हानिकारक विकिरणों में सबसे कम सुप्रभाव अंग कौन सा है? वो मस्तिष्क है। हानिकारक विकिरण से सबसे कम सुप्रभाव अंग है मस्तिष्क। आगे देखेंगे, मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव है आँख। पोलियो का जो वायरस होता है प्रवेश करता है दूषित भोजन अथवा जल से। पोलियो का वायरस किससे प्रवेश करता है? दूषित भोजन अथवा जल से। पोलियो का कारण है विषाणु। पोलियो के टीका की खोज किया था जॉन साल्क ने। पोलियो का टीका खोज किसने किया था? जॉन साल्क ने। साल्क टीका संबंधित है किससे? पोलियो से। वह बीमारी जिसके लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाइवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने दिया है तो वो है पोलियो। ORV दिया जाता है। अब पोलियो के लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाइवैलेंट जो ORV होता है उसे भारत सरकार अब दे रही है। एथलीट फूड बीमारी होती है किससे? फफूंद से। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है EEG के माध्यम से। EEG द्वारा हम ब्रेन की बीमारी को पहचान करते हैं। EEG से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वो है मस्तिष्क। पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है वो क्या होता है? एक रीनो वायरस होता है। पैथोजिन क्या होता है? एक रीनो वायरस होता है। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं को, कवकों को तथा पादपों को। विषाणु हर किसी को ये प्रभावित कर सकते हैं, जैसे जीवाणु को भी। अब विषाणु जो होते हैं वो ना निर्जीव है ना सजीव है और ये दोनों के बीच की स्थिति में बने रहते हैं। यदि किसी सेल में ये प्रवेश कर जाते हैं तो उसमें वो वृद्धि कर जाते हैं और वो सजीव हो जाते हैं, लेकिन जब यूं ही पड़े रहते हैं तो वो निर्जीव अवस्था में बने रहते हैं। अब किसी के भी सेल में ये प्रवेश कर सकते हैं, किसी जीवाणु में प्रवेश कर सकते हैं, उसको भी संक्रमित कर सकते हैं, कवक को संक्रमित कर सकते हैं अथवा पादप या किसी जीव को संक्रमित कर सकते हैं। आगे देखेंगे, खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीपित होती है जो मस्तिष्क को
प्रतिहिस्टामीन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती है। खुजलाहट से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं खुजली हो रही है तो इसका मतलब वहाँ की जो तंत्रिकाएँ, आप जब उसे खुजलाओगे तो उसमें हल्का म्यूटेशन जैसा होगा, म्यूटेशन नहीं कह सकते, उद्दीप्त होगा। और उससे क्या है कि मतलब ये जब आप यहाँ खुजलाओगे तो मस्तिष्क को यहाँ से जो तंत्रिका है वो कुछ निर्देश देगी और यहाँ पर एक प्रतिहिस्टामीन उत्पन्न हो जाएगा जो इसे बैलेंस करेगा और खुजलाहट कम हो जाएगी। आगे देखेंगे, एनोसीमिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। एनोसीमिया किसे कहते हैं? घ्राण संवेदना की कमी को। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। डाउन सिंड्रोम में भी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, हमने अभी बताया था। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है डीएनए वायरस। हेपेटाइटिस बी का कारक कौन सा है? डीएनए वायरस। हेपेटाइटिस बी कहाँ होता है? लीवर में होता है। और वो हेपेटाइटिस बी का कारण क्या है? डीएनए वायरस। हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है वायरस के द्वारा। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य का शरीर सीधा प्रभावित करता कौन? लीवर। डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा तथा हेपेटाइटिस में से वह रोग जो वायरस द्वारा होता है, हेपेटाइटिस जो होता है वायरस के द्वारा होता है। सल्फा दवाइयाँ कारगर है जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए। सल्फा दवाइयाँ जो है जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए कारगर है। यक्षमा, कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है एमिनोसैलिसिलिक एसिड। यक्षमा, कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए एमिनोसैलिसिलिक एसिड जो है उपयुक्त है। आगे देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण ले रहा है कौन? टीबी। टीबी से सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है और भारत सरकार जो है 2025 तक टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा है भारत का। देखते हैं ये कितना सफल हो पाते हैं। आगे देखेंगे, जीवाणुओं से उत्पन्न होता है तपेदिक। टीबी जो होता है वो जीवाणुओं से उत्पन्न होता है, तपेदिक जीवाणुओं से होता है। स्वप्रतिरक्षित रोग है। संधिवात, संधिशोथ जो है स्वप्रतिरक्षित रोग है। पामा रोग होता है चिंचड़ी, चिंचड़ी से सम्मिलित है। और मानसिक रोग मनोविदलता कहते हैं, मानसिक रोग को मनोविदलता कहते हैं। पामा रोग को चिंचड़ी कहते हैं। और स्वप्रतिरक्षित रोग जो होता है संधिवात, संधिशोथ इनको कहा जाता है। क्षय रोग, टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है मेटॉक्स का परीक्षण। टीबी का जो हम चेक करते हैं वो मेटॉक्स परीक्षण के द्वारा किया जाता है। खैरा, अब इसे सुमिलित करना है। खैरा जो होता है जस्ते की मलमनता होता है। एनीमिया, लोहे की मलमनता मतलब कमी, जस्ते की कमी से खैरा बीमारी होगा। जो धान में जो खैरा हो जाता है जस्ते की कमी से होता है। जो लोहे की कमी से एनीमिया हो जाता है, रक्त में लोहे की अंश कम जाएगा तो एनीमिया हो जाएगा। और आयोडीन की कमी हो जाएगा तो गलगोट या थायराइड हो जाएगा। और विटामिन सी की कमी से क्या हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा। टिटनस रोग को लौजा के नाम से भी जानते हैं। मिनीमाता व्याधि, जिस धातु की हानिकारक मात्रा के कारण होती है पारा होता है मिनीमाता। आगे देखेंगे, मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? पारा का विषाक्तता होना। जापान में वर्ष 1953 में मिनीमाता व्याधि हुई थी उन मछलियों को खाने द्वारा जो पारा से संक्रमित थे। ठीक है, पारा से संक्रमित मछलियाँ थी और उसे मनुष्य ने खाया और मिनीमाता रोग में वृद्धि हुई। प्लेग, पीत ज्वर, मलेरिया तथा डेंगू में से संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो प्लेग मच्छर के काटने से नहीं होता है। प्लेग चूहे का जो संक्रमण होता है उससे प्लेग होता है। और जो पीत ज्वर है, मलेरिया है, डेंगू है, ये सारे मच्छर से होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एलर्जी का कारण क्या है? एलर्जी के कारण होता है अस्थमा की बीमारी। अस्थमा की बीमारी किससे होता है? एलर्जी के कारण होता है। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा और रोटी का आहार करता है तो उसको हो सकता है स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी हो जाएगी। दूध में विटामिन सी नहीं होता है, अंडा में विटामिन सी नहीं होगा, रोटी में विटामिन सी नहीं होगा। इससे क्या होगा? विटामिन सी की कमी हो जाएगी और स्कर्वी रोग हो जाएगा। आम, पपीता, आंवला तथा बेर में से स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी है आंवला। आंवला में विटामिन सी रहता है और इससे स्कर्वी रोग जो है उसके इलाज के लिए आंवला का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आम में विटामिन ए और सी रहता है। ये जो होता है पके आम में होता है और सी जो होता है कच्चे आम में होता है। पपीता में विटामिन सी का अभाव रहता है, बेर में भी विटामिन सी का अभाव रहता है और आम में भी, यदि जो पके आम हम जनरली खाते हैं उसमें भी विटामिन सी का अभाव होता है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल किया जाता है ल्यूकोडर्मा में। ल्यूकोडर्मा के इलाज में लुकोस्किन का उपयोग किया जाता है।
आगे मिलाना है, सुमिलित करना है। हेमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। डायबिटीज़ हार्मोन की कमी या जो गड़बड़ी हो जाती है, इम्बैलेंस ऑफ जो हार्मोन होता है उससे क्या होता है, डायबिटीज़ होता है। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है, जिसे हिंताजन्य रोग भी कहते हैं। और रिंग वर्म जो होता है फंगी, उससे होता है। तो कब के संक्रमण है रिंग वर्म। सुमिलित करना है। निमोनिया फेफड़े में होता है, मोतियाबिंद आँख में होता है, और पीलिया कहाँ होता है, यकृत में होता है, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं। और ये कहाँ होगा, लीवर से होगा। सुमिलित करना है। मलेरिया रक्त कोशिकाएं, फैलेरिया लसका ग्रंथि, और एंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क, ल्यूकेमिया बोन मैरो या अस्थि मज्जा। तो फैलेरिया से जो प्रभावित ग्रंथि होगी वो क्या होगी, लसका ग्रंथि। मलेरिया से जो प्रभावित ग्रंथि होगी वो रक्त कोशिकाएं होगी। एंसेफ्लाइटिस जिसे मस्तिष्क कहते हैं उससे मस्तिष्क प्रभावित होगा। और ल्यूकेमिया या श्वेत रक्तता, इससे बोन मैरो या अस्थि मज्जा प्रभावित होगा। आगे देखेंगे व्याधि और कारण। मेरास्मस का जो कारण है वो दीर्घकालीन उपवास है, मेरास्मस। क्योरसियोरकर जो है प्रोटीन की अल्पता की कमी से हो जाता है, क्योरसियोरकर। टीबी जीवाणु संक्रमण है। हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमण है। बच्चों में प्रोटीन के न्यूनता कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे मेरास्मस कहते हैं। आगे देखते हैं, सुमिलित करना है। प्लेग चूहा से होता है। रेबीज कुत्ता काटने से होगा। टेपवर्म सूअर से होगा। जो अधपका मांस होता है सूअर का, यदि उसे खा जाता है, कोई खा ले, तो हो सकता है उसे टेपवर्म बीमारी हो सके। टेपवर्म जो होता है वो प्रभावित कर जाएगा। ठीक है। पोलियो विषाणु से होता है। गोल कृमि या निमिटेड से होने वाला रोग क्या है, फिलेरिया। फिलेरिया जो है निमिटेड है, और निमिटेड से होने वाला बीमारी है। वायु द्वारा जो होता है वो टीबी। पानी द्वारा हैजा। संपर्क से सिफिलिस होगा, और घाव द्वारा टिटनस होगा। ठीक है। आगे देखेंगे, सुमिलित करना है। मलेरिया प्रोटोजोवा से होता है। तपेदिक बैक्टीरिया से होगा, जिसे हम टीबी कहेंगे। दाद एक तरह का फंगी है। और एड्स विषाणु, और गंजापन कवक। ठीक है। आगे देखेंगे, सही सुमिलित है। वर्णांधता, हेमोफीलिया, दात्र कोशिका रक्तता, ये सारे क्या है, अनुवांशिक रोग है। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। डिप्थीरिया, छोटी माता, चेचक। उपयुक्त में से भारत का उन्मूलन हो चुका है, चेचक का उन्मूलन हो चुका है भारत से। आगे पढ़ते हैं, सुमिलित करना है। प्लेग पिस्सुओं को काटने से फैलता है। फैलेरिया मच्छरों से होता है, ये तो गलत दिया हुआ है, मलेरिया मच्छर से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है, ये सही है। निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करता है, ये सही है। अम्बिन्दुकता एक बीमारी है आँखों की। माइपिया नेत्र का बीमारी है। निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस से हम उसको दूर करते हैं, निकट दृष्टि दोष को। दूर दृष्टि दोष जिसे माइपिया कहते हैं, उसमें क्या होता है कि नज़दीक स्थित वस्तु का स्पष्ट रूप से, जो एक मिनट में इसे क्लियर कर देता हूँ, जो दूर दृष्टि दोष होता है जिसे हम मायोपिया कहते हैं, उसमें क्या है कि हम दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं, नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाते। दूर में नज़दीक की वस्तु नहीं देख पाते, और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को हम सही से नहीं देख पाते। ये जस्ट अपोजिट होता है। तो और निकट दृष्टि दोष में हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं, जिसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का यूज़ करते हैं, जिसे कॉनकेव कहते हैं, ये सही है। और दूर दृष्टि दोष में हम कॉन्वेक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल। रेटिना अपवृद्धि है अग्र मस्तिष्क पश्च के। आगे है आँख का वह भाग जिसमें अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं, दृष्टिपटल। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें स्नायु द्रव्यों से परिवर्तित होती है, कहाँ पर, रेटिना पर। जो हमारा चित्र बनता है वो कहाँ पे बनेगा, आँख की रेटिना पर बनेगा। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग कहा जाएगा मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है, आँखों में छाला जैसा पड़ जाता है, एक जाली जैसा संरचना आ जाता है। उसे क्या है कि आँख का लेंस प्रभावित हो जाता है और अपारदर्शी हो जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है क्लोरेनिम्फेनिकोल। ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है कौन सा, क्लोरेफेनिकोल। ठीक है। आगे देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एट्रोपिन तारा विस्फारण से संबंधित है। ईथर
स्थानीय संज्ञाहरण, और नाइट्रोग्लिसरीन हृदय की तकलीफ, और पायरेथ्रिन मच्छर नियंत्रक। मच्छर नियंत्रण जो कॉइल होता है वो क्या होता है, पायरेथ्रिन होता है। हृदय की तकलीफ को नाइट्रोग्लिसरीन से ठीक कर सकते हैं। स्थानीय संज्ञाहरण ये इथर, अब जो किसी को बेहोश करना होता है तो उसे में इथर का इस्तेमाल कर देते हैं। टारा विस्फारन एस्ट्रोपिन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव आंखों की पुतली जिस अल्कलाइल के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है एट्रोपिन। मानव आंख की पुतली जिस अल्कलाइड से अति तनु विलयन में फैलाई जाती है वह है एट्रोपिन। निद्रा रोग नामक बीमारी होता है ट्रेपिनियोसोमा एक नामक एक कोशिकीय जीव से। स्लीपिंग जो सिकनेस है वो किसके कारण होता है, ट्रेपिनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। स्लीपी एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। इसको क्या कहते हैं, स्लीपी एपनिया। स्लीपी एपनिया में क्या होता है कि जब व्यक्ति नींद में होता है तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए उसका जो श्वास होता है वो बाधित होता रहता है। एड्स का संचरण होता है किसके माध्यम से, लैंगिक संभोग से संभव है ये। रक्तदान से, यदि पीड़ित उस तरह एड्स से पीड़ित कोई व्यक्ति का रक्तदान किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कर दिया जाए तो उससे एड्स हो सकता है। मच्छर या रक्त चूसक कीटों काटने से नहीं, मच्छर के काटने से एड्स नहीं होता। और अपरा या प्लेक्टेंसा के संपर्क में हाँ तो ये संभव है। आगे देखेंगे, HIV एड्स जो होता है रोग नहीं फैलता है मच्छर के काटने से, ये सही है। एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। सूजे हुए लस का पर्व, रात्रि में पसीना आना, ये एड्स के सारे लक्षण हैं। सूजे हुए लस का पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप और वजन का घटना, ये सारे एड्स के लक्षण हैं। आगे देखेंगे कथन और कारण। एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित हो जाती है, ये सही है। एड्स में टी लिम्फोसाइट्स पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, ये भी सही है। देखिए टी लिम्फोसाइट्स जो होता है एक प्रतिरक्षा प्रणाली की तरह कार्य करता है और यही नष्ट हो जाता है एड्स में। तो इससे क्या है कि विशिष्ट रक्षा प्रणाली जो होती है प्रभावित हो जाती है और व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है और ये कई सारे सिम्टम्स उसके अंदर दिखने लग जाते हैं। आगे देखेंगे HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। एड्स का कारण है वायरस। एड्स जो विषाणु होता है वो क्या होता है, RNA प्लस प्रोटीन। एड्स विषाणु में होता है RNA प्लस प्रोटीन। RNA प्लस प्रोटीन होता है एड्स विषाणु में। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है रेट्रो विषाणु, इसको बोलते हैं रेट्रो विषाणु। आगे देखेंगे चिकनगुनिया, यकृतशोथ, HIV एड्स उपयुक्त बीमारियों में से वह जो टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है, तो ये यकृतशोथ हो सकता है और HIV एड्स हो सकता है। टैटू बनवाने से ये संभव है। आगे देखेंगे क्यों, क्योंकि हो सकता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से वो टैटू बनाया गया पिछले व्यक्ति को, यदि वो HIV रोग से पीड़ित रहा होगा और उसी मशीन का सही से यदि विष संक्रमित नहीं किया गया और उसे टैटू बनाया गया तो संभव है कि दूसरे व्यक्ति को भी, स्वस्थ व्यक्ति को एड्स हो जाए। आगे देखेंगे वह प्रभेद जो भारत में प्रभावी है HIV-1C। एड्स संक्षिप्त रूप है किसका, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए इम्यूनो डिफिशियंसी है मतलब प्रतिरक्षा डिफिशियंसी हो जाता है और एक तरह का ये सिंड्रोम है। एड्स वायरस HTLV-3 की खोज की थी रॉबर्ट गैलो ने। आगे देखेंगे एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई जाने वाली दवा क्या है, वो है जीडोवुडीन। क्या है, जीडोवुडीन। एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स पहचान के लिए। आगे देखेंगे बायोलॉजिकल रिस्फेरसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं घुटनों, कंधों, नितंबों, एड़ी जैसे कशेरुकी प्राणियों के शरीर के जोड़ों का। पूरा नाम क्या था, बायोलॉजिकल रिस्फेरसिंग, मतलब रिसरफेसिंग हो गया। बायोलॉजिकल रिसरफेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसका जो उपचार करते हैं वो घुटनों, कंधों, नितंबों, एड़ी जैसे कशेरुकी प्राणियों के शरीरों को जोड़ों का। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक क्या है, विषाणु। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना सहायक है जापानी एन्सेफेलाइटिस के उन्मूलन के लिए। जापानी एन्सेफेलाइटिस के उन्मूलन के लिए सुअरों को जो है मानव रिहायशी से दूर रखा जाना चाहिए ताकि ये इसका फैलाव ही ना हो अथवा शुरुआत ही ना हो यहाँ से। शरीर में लोहे की कमी से हो जाती है, रक्तहीनता की बीमारी हो जाती है। आगे देखेंगे शरीर के अंदर लोहे की कमी से क्या हो जाएगा, रक्तहीनता हो जाएगी।
वह रोग जिससे एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जाता। खसरा को एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं कर सकते हैं। खसरा की बीमारी होती है वायरस से। मदिरा के अतिशय सेवन से यकृत में सूजन रोग हो सकता है। मदिरा के अति सेवन से यकृत का सूजन रोग हो सकता है, जिसको सिरोसिस भी बोल सकते हैं। और इसके भी कई सारे जो लेयर है, जैसे फैटी लीवर में भी ग्रेड 2, ग्रेड 3, 4 इस तरह का जो एक स्तरीकरण होता है, उसमें सिरोसिस, उसके बाद फिर लीवर में पानी का भर जाना, इस तरह की बीमारी हो सकती है मदिरा के अति सेवन से। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है तंबाकू गुटखा खाना। इसको क्या बोलते हैं? ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस की जो बीमारी होती है वो लीवर में भी होता है, और फाइब्रोसिस मुंह में भी हो सकता है। ओरल सबम्यूकस, जो म्यूकस होता है, जिस बार बार गुटखा खाने से क्या हो सकता है, जो मुंह के अंदर का जो म्यूकस होता है वो उसमें धीरे धीरे क्षरण हो जाता है और फाइब्रोसिस की बीमारी हो जाती है, जिसको ओरल फाइब्रोसिस बोल सकते हैं। पीलिया से दुष्प्रभावित रोग होता है यकृत। मम्स, कॉलरा, तपेदिक तथा पीलिया में से सबसे कम संक्रामक कौन है? पीलिया। संक्रामक सबसे कौन सा है? पीलिया। ठीक है। मम्स, कॉलरा, हैजा, ये सब क्या है? ये संक्रामक बीमारी है। कवक का रोग, जो कवक के कारण होते हैं वो त्वचा के प्रदाह रोग, प्रत्युष्णता, वर्णांधता, एड्स तथा गंजापन में से कवक जनित रोग है गंजापन। संक्रामक बीमारी है कौन? एड्स, छोटी माता और गलसुआ जो है वो संक्रामक बीमारी है। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। आगे है चेचक या स्मॉल पॉक्स वायरस द्वारा होता है। तो ये सही है, जो चेचक या स्मॉल पॉक्स होता है वो वायरस के द्वारा होता है। मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए। हाँ, तो चेचक से जो पीड़ित जो मरीज है उसे अलग बिस्तर दिया जाना चाहिए। इसी कारण जो भारत में कंसेप्ट है, इसे माता जी बोला जाता था। तो और माता जी को बिल्कुल आइसोलेट रखा जाता था, जिनको भी माता जी हो जाता था, और वो दूसरे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आते थे। इसको धार्मिक एंगल दे करके क्या है कि रोगों का निवारण करने या उसका प्रसार कम हो, ये प्रबंध किया गया था। आगे देखेंगे इम्यूनोलॉजी के जनक हैं एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है इम्यूनोलॉजी के जनक हैं। एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है। वर्णांध के लक्षण उत्पन्न होंगे उनके पुत्रियों के पुत्रों में। एक वर्णांध पुरुष, फिर से बोलता हूँ, एक वर्णांध पुरुष, एक जो पुरुष है जो वर्णांध है और एक समान महिला से शादी करता है, तो वर्णांधता किसमें उत्पन्न हो सकता है? तो इनकी पुत्रियों के पुत्रों में, इनकी पुत्रियों के पुत्रों में वर्णांधता की समस्या उत्पन्न हो सकती है। आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है। इनके एक पुत्र और एक पुत्री हैं। इस संदर्भ में जिस कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना वो क्या है कि पुत्र वर्णांध होगा और पुत्री वर्णांध नहीं होगी। जो वर्णांधता होता है वो पुरुषों में होता है, महिलाओं में नहीं होता है। तो वर्णांधता जो होगा उसमें क्या है कि वो पुरुष ही प्रभावित होंगे और उसके पुत्र में वर्णांधता होगी, पुत्री में नहीं होगी। आगे देखेंगे एक कलर ब्लाइंडनेस पुरुष का विवाह एक समान स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी समान थे और उनके बच्चे के वर्णांध होने की संभावना क्या है? 50%। बोला जा रहा है कि एक कलर ब्लाइंडनेस पुरुष का विवाह एक समान स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी समान थे। मतलब जो स्त्री जो ब्याह कराई है उसके जो माता पिता थे उनकी दृष्टि नॉर्मल थे, लेकिन पुरुष का जो वर्णांधता है, पुरुष में जो जिससे विवाह हुआ उस स्त्री का वो वर्णांध है, तो उसके बच्चे जो होंगे उसमें 50% है कि वो वर्णांधता हो से पीड़ित हों। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। मुर्गियों में रिकेटस रोग होता है विटामिन डी की कमी से। दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार से। ठीक है, आगे देखते हैं। दंत क्षय का कारण है बैक्टीरियल संक्रमण। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों की संभावना है हैजा, टाइफाइड और कमला से पीड़ित होने की। चेचक, मलेरिया, हैजा एवं तापेदिक से जो जल जनित रोग होता है वो है हैजा। टाइफाइड, कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है जलजन रोगों का। टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, पीलिया तथा हैजा रोगों में से हुआ है जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता, तो हेपेटाइटिस बी पानी के प्रदूषण से नहीं होता है। टाइफाइड पानी के प्रदूषण से होता है। पीलिया और हैजा ये भी पानी
के प्रदूषण से हो सकता है। असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग है मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और शिस्टोसोमा रुग्णता। आगे देखेंगे बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी या यक्ष्मा में। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगाना चाहिए जन्म के तुरंत बाद। ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है गुर्दा को, ब्राइट्स रोग गुर्दा को प्रभावित करता है। फुफ्फुस धूलमीयता से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कोयला खनन उद्योग में कार्य करते हैं। गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है। अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण है रक्त में असमान शर्करा का सांद्रण हो जाना। रक्त में असमान शर्करा का सांद्रण हो जाने से उसमें ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है गलत इंजेक्शन या अधिक मात्रा में ले लेने से। फुट माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, काउ पॉक्स, दुधारू पशुओं की उपयुक्त बीमारियों में से संक्रमणीय कौन सा है? तो ये चारों जो है वो संक्रमणीय बीमारी है। फुट एंड माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर और काउ पॉक्स। आगे देखेंगे मिड काउ रोग का कारक है, तो मिड काउ रोग का कारक है प्रियॉन्स। मिड काउ रोग का कारक क्या है? प्रियॉन्स। और विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है। किसके कारण? फुट और माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। फुट और माउथ रोग जो प्रमुखता पाया जाता है वो किसको हो सकता है? मतलब मवेशी को हो सकता है, भेड़, सुअर, बकरी, इनको। और वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाले जिस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया वह है रिंडरपेस्ट। 2011 में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी पशुओं को हुआ था। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है जीवाणु के द्वारा। कुष्ठ रोग किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? जीवाणु के द्वारा। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है हेमोग्लोबिन का। थैलेसीमिया में हेमोग्लोबिन का जो संश्लेषण की क्षमता नहीं होता है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो प्रभावित करता है खून को। आगे देखेंगे इंटरफेरोन का प्रयोग किया जाता है कैंसर के नियंत्रण के लिए। वर्ष 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। वह समस्या थी एक सिस्ट पाया गया था उनके मस्तिष्क में। आंत्रज्वर का कारण क्या है? जीवाणु। वह बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से पाया जाता है। तो गठिया या गाउट में जो है यूरिक अम्ल जो का जमाव हो जाने से गठिया बीमारी होती है। मधुमेह, पीलिया, काली खांसी तथा चेचक में से वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। डायबिटीज का वैक्सीनेशन नहीं किया जा सकता। पोलियो का वैक्सीनेशन से नियंत्रण किया गया। डीपीटी, चेचक, जो डीपीटी का टीका लगता है वो क्या है? वैक्सीनेशन ही है। उसमें काली खांसी भी आता है और पोलियो का टीका पड़ता है, उससे क्या है? वैक्सीनेशन होता है। और चेचक का भी वैक्सीनेशन होता है। डायबिटीज़ का वैक्सीनेशन नहीं होता। रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, अब इसमें ये हमें चूज करना है कि कौन सा सही है स्टेटमेंट। तो रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, शर्करा का निम्न स्तर, रक्त में इंसुलिन का निम्न मात्रा और रक्त में इंसुलिन की अधिक मात्रा, इनमें से कौन मधुमेह से संबंधित है? जो प्रौढ़ों का एक सामान्य रोग है इंसुलिन या डायबिटीज़ जो है, जो सीनियर सिटीजन है उसमें ये समानता पाया जाता है या हो जाता है ये बीमारी। उसमें क्या होता है कि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और इंसुलिन का स्त्राव या रक्त में इंसुलिन की मात्रा घट जाती है। रक्त में इंसुलिन घट जाएगा और शर्करा बढ़ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। वह अंग जिसकी कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है तो अग्नाशय में जो स्त्रवन होता है विभिन्न रसों का, उसमें यदि कुछ मिसमैच होता है तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। आगे देखेंगे ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया करी पत्ता, कहा जा रहा है कि ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया करी पत्ता भारत का देशज है और फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। वह रोग जिसके इलाज के लिए करी पत्ता का दावा किया जाता है वो है मधुमेह। करी पत्ता का दावा किया जाता है कि मधुमेह को क्या है वो ठीक कर देता है या उसे कंट्रोल में रखता है करी पत्ता, और ये ब्रिटिश अनुसंधान द्वारा ये प्रमाणित किया गया।
कोई फार्मास्यूटिकल्स कंपनी थी और उसमें अरबों डॉलर का उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया और उसने ये बताया कि करी पत्ता डायबिटीज़ जो पेशेंट होता है उनके लिए यूजफुल है। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था एफ.जी. बैटनिक ने। एफ.जी. बैटनिक ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय की कुछ संक्रिया उसमें जो स्रावित होने वाले जो अनेक तरह के रस हैं उसमें इम्बैलेंस होने के कारण क्या होता है, डायबिटीज़ होता है। तो इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि अग्नाशय जो होता है आप जानते होंगे ये शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है और यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और बाह्य स्रावी दोनों तरह की ग्रंथि है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है अग्नाशय से और ये सारी जो फैक्ट हैं ये आपके काफ़ी यूज में आएंगे। इसी कारण मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूँ कि जिसमें जो अग्नाशय जो है, अग्नाशय आप जानते हैं कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों तरह की ग्रंथि है और इससे अग्नाशय रस निकलता है। ठीक है, बहुत सारे लवण और एंजाइम भी निकलते हैं और अग्नाशय से जो रस निकलता है या एंजाइम निकलते हैं वो क्षारीय होता है। क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान यदि देखें तो 7 से ऊपर होगा, 7.5 से 8 के आसपास जाएगा ये। अब जो अग्नाशय जो रस निकलता है उसमें अब जब हम जो भोजन लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है, तो इनको पचाने की शक्ति होती है अग्नाशय रस में। इसी कारण जो इससे एंजाइम निकलते हैं उसको पूर्ण पाचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक कहा जाता है। अब देखिए जो इसमें एक होता है लैंगरहैंस द्वीप का होता है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं इसको। तो जो लैंगरहैंस की द्वीपिका होती है वो अग्नाशय का ही भाग होता है और उसी में जो होती है लैंगरहैंस की द्वीपिका या इसको हम बोल सकते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो उसमें क्या होता है, सेल होते हैं कुछ जैसे बीटा सेल होता है। ठीक है, बीटा सेल से क्या होता है, इंसुलिन स्रावित होता है। बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। अल्फा सेल जो होता है, अल्फा सेल से ग्लूकोगॉन बोलते हैं इसको, ग्लूकोगॉन स्रावित होता है। और गामा से सोमैटोस्टिन स्रावित होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, जो बीटा सेल होता है, बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है, अल्फा सेल से ग्लूकोन स्रावित होता है और गामा से सोमैटोस्टिन स्रावित होता है। अभी हम डायबिटीज़ के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो ये जो बीटा सेल होता है इंसुलिन, बीटा सेल इंसुलिन को स्रावित करता है। यदि इसी इंसुलिन में जो स्रावन है वो कम हो जाए, इंसुलिन का स्रावन कम होने से अर्थात बीटा सेल का जो है उससे यदि इंसुलिन कम स्रावित होने लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो डायबिटीज़ उसको माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अब जैसे ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज से जो इंसुलिन जो होता है क्या होता है मैं बताता हूँ। जो इंसुलिन बीटा सेल से स्रावित हो रहा था, बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित हो रहा था, तो ये जो इंसुलिन है ये करता क्या है बेसिकली, तो ये क्या करता है इंसुलिन ग्लूकोज, जैसे जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाए उसका पाचन होगा, ग्लूकोज बनेगा। तो ये इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। किसमें, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब इंसुलिन कम स्रावित होगा तो ग्लाइकोजन बनने की जो क्रिया है वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, ग्लाइकोजन बनने की क्रिया कम हो जाएगी तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज तो ग्लूकोजन बन ही नहीं पाया तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो हम ये बोलेंगे कि शर्करा की मात्रा बढ़ती चली गई। तो शर्करा की मात्रा बढ़ जाना या इंसुलिन का स्रावन कम होना, ये क्या किसके लक्षण है, ये डायबिटीज़ के लक्षण है। मुझे लगता है ये समझ गए कि डायबिटीज़ क्यों होता है बेसिकली और किस तरह का फंक्शन होता है अंदर में। तो अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, उसमें बीटा सेल जो लैंगरहैंस होती है, लैंगरहैंस में बीटा सेल होता है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की क्रिया को नियंत्रित करता है। अब चूंकि इंसुलिन का स्रावन कम हो रहा है तो इसका मतलब ग्लूकोजन बनने की क्रिया कम हो गई और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, डायबिटीज। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, बेंटिंग ने किया था। कॉपर टी का जो सर्वमान्य दुष्प्रभाव वो क्या है, रक्तस्राव, ब्लीडिंग हो सकता है कॉपर टी से। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है। इससे प्रभावित मानव अंग क्या है, फुफ्फुस या फेफड़ा।
वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना, ये हृदयघात के उपयुक्त का सही क्रम से जाना है। तो इसमें पहला क्या है ऑप्शन कि वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना। दूसरा है तंतु तक से, तो इसका जो आंसर है वही हम पढ़ देते हैं कि इसमें क्या पहला ऑप्शन होगा, वो है कि तंतु उत्तक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। दूसरा होगा हृदय धमनियों में से रक्त का थक्का पहुंचना। फिर होगा वाहिका के आंतरिक द्वार द्वारा संकीर्ण हो जाना। और चौथा होगा रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति। एक्चुअली क्या है कि जो हृदयघात होता है, हार्ट अटैक होता है, उसमें क्या प्रक्रिया काम कर रही होती है। तो उसमें क्या होता है, पहले जो होता है कि तंतु तक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मान ली बढ़ती चली जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो हृदय धमनी है उसमें रक्त का थक्का, रक्त जो अब जैसे मान ली कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती चली जाएगी तो ब्लड भी थक्का होता चला जाएगा, और जो हृदय धमनी तक है वहाँ तक ब्लड क्लोटिंग हो जाने के कारण वो सही से नहीं पहुँच पाएगा। तो उसमें क्या होगा कि वाहिका के आंतरिक द्वार का मार्ग संकीर्ण हो जाएगा, और इससे क्या है कि रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाएगी, और क्या है हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाएगी। आगे देखेंगे एस्पिरिन के संबंध में सत्य कथन है। तो एस्पिरिन यह न्यूरोलॉजिकल या तंत्रिकीय रूप से सक्रिय दवा है। एस्पिरिन यह दर्द से राहत में प्रभावी है तथा खून में थक्के नहीं जमने देता। एस्पिरिन जो है खून में थक्के नहीं जमने देता है। आगे बढ़ते हैं। कोरोनेरा धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है छाती के अंदर से मेमोरी धमनी, या हाथ से रेडियल धमनी, या पैर से सेफेनस वेन। कोरोनरी धमनी फिर से पढ़ते हैं। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है छाती के अंदर की मेमोरी धमनी, या हाथ से रेडियल धमनी, और पैरों में सेफेनस वेन। अगला क्वेश्चन है अस्पताल में कैथ लैब होगी, कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होगी। भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वह है जीरो थैलेसेमिया। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानतः प्रभावित होता है, एफ्लाटॉक्सिन से प्रभावित होता है यकृत या लीवर। बर्ड फ्लू क्या होता है, H5N1, बर्ड फ्लू होता है H5N1। विश्व बीमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू कहते हैं। H1N1 क्या है, स्वाइन फ्लू है। H1N1 स्वाइन फ्लू है। सुमेलित करना है, इबोला वायरस, इबोला रक्तस्रावी बुखार होता है। जीव सांख्यिकी की पहचान उंगली छापन अथवा आइरिस स्कैन। हम किसी को कैसे पहचान पाते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है या आइरिस स्कैन से हो जाता है। क्लोनिंग अनुवांशिक प्रतिकृति, क्लोनिंग क्या होता है, अनुवांशिक का प्रतिकृति डीएनए प्रतिकृति होता है। आगे देखेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है, इससे हम अपराधी की पहचान करते हैं या उसकी पैतृक स्थिति को पहचान करते हैं। इबोला है एक क्या है, प्राणघातक बीमारी है, विषाणु है ये। इबोला वायरस का नाम लिया गया एक नदी के नाम पर, इबोला अफ्रीकन एक नदी है इबोला। अब आगे सुमेलित करना है, गेहूं में गेहूंसा रोग हो जाता है, आलू में पिछौती झुलसा हो जाता है, बाजरा में अरगट हो जाता है, और जौ में बुकनी रोग हो जाता है। जौ में बुकनी रोग हो जाता है और बाजरा में अरगट। सही सुमेलित करना है, बाजरा में रोग होता है हरित बाल, मटर में होता है बुकनी, चना में होता है उखठा या विल्ट। मक्का में सफ़ेद कली किसके कारण होता है, जस्ता की कमी के कारण मक्का में सफ़ेद कली हो जाता है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना जस्ता की कमी कारण होता है। सहज प्रणाली परिवर्धन होता है, प्रणाली के स्वपेशी क्रिया। पायरीला कीट है गन्ना का। सफ़ेद कीटू एक महत्वपूर्ण कवक रोग है किसका, सरसों का। सफ़ेद कीटू किसका रोग है, सरसों का। आगे देखेंगे गेहूं पर पाया जाने वाला दो प्रमुख रोग क्या है, काला कीटू और स्मट। गेहूं पे क्या पाया जाता है, काला कीटू और स्मट। करनाल बंट ये भी गेहूं का बीमारी है। धान का टुंगरा विषाणु हरी पत्ती के फुद के द्वारा होता है। आलू में ब्लैक हर्ट ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। भिंडी में पीत वर्ण सिरा का बीमारी होता है सफ़ेद मक्खी से। भिंडी में जो पीत वर्ण सिरा होता है बीमारी वो सफ़ेद मक्खी से होता है। येलो वैन मैजिक गंभीर बीमारी है भिंडी का, वही हम लोग पीत वर्ण सिरा पर पढ़े थे अभी, भिंडी का होता है। कलाईखंज होता है खेसारी दाल की अधिक मात्रा खाने से। कलाईखंज जो होता है वो मनुष्य में कलाईखंज होता है किसके कारण, खेसारी दाल अधिक खाने से।
औषधि वितरण में काम आने वाला खाली संपुट या ब्लैक कैप्सूल्स बने होते हैं किसका? स्टार्च का बने होते हैं। जो हम लोग कैप्सूल खाते हैं तो उसमें एक जो पैक्ड रहता है और उससे पूरा वो कैप्सूल जो पैक रहता है उसमें क्या रहता है? स्टार्च रहता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आनुवांशिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी। डीएनए की वह विशिष्टता जिसने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है। तो वो क्या है? 2 स्ट्रैंड्स या 2 रज्जुक। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लास्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया तथा राइबोसोम में से प्रयोग होता है क्या? प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं किसमें? बायोटिक इंजीनियरिंग में। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होता है जीनों के सम्मिश्रण या ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से तथा जीन के मिश्रण या सफलिंग से। डीएनए प्रौद्योगिकी जीनों को स्थानांतरित होने देता है पौधों की विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधों में, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। आगे देखेंगे। कार्जिक प्रबंधन कॉलोनियल जनसंख्या को उत्पन्न करता है, ये सही है। कार्जिक प्रबंधन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक है। कार्जिक प्रबंधक जो है विषाणुओं को निष्प्रभावन करने में सहायक है, तो ये सही नहीं है। कार्जिक प्रबंधन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है, हाँ तो ये सही है। कार्जिक प्रबंधन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। आगे देखेंगे। विद्यमान भौतिक एवं बौद्धिक स्रोतों का सर्वाधिक उपकारक उपयोग, ठीक है, ये सही है। नवीन परिवर्तनीय प्रौद्योगिकी का विकास और हैजर्ड्स जो प्राकृतिक संकट होता है उससे कम करने में प्रौद्योगिकी का विकास, और बौद्धिक संपदा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड उसका मैनेजमेंट होता है, ये सारे जो हैं साइंस टेक पॉलिसी 2003 के पार्ट रहे थे। क्या क्या पार्ट रहे थे? जो विद्यमान भौतिक और नॉलेज है, नॉलेज का उपयोग, इनोवेशन, हैजार्ड्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड उसका मैनेजमेंट। डॉली सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी थी, ये सही स्टेटमेंट है। डॉली पात्रे निषेचन द्वारा उत्पन्न हुआ था? नहीं, डॉली पात्रे निषेचन द्वारा उत्पन्न नहीं हुई थी। डॉली की मृत्यु 2003 में हुई, सही है। फेफड़ों की बीमारी के कारण डॉली का निधन हुआ था, ये सही है। वर्ष 1996 में पैदा हुई थी डॉली, और डॉली स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी। यह वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी थी, और ये क्या है? सोमैटिक सेल से उत्पन्न की गई थी। जो वयस्क सोमैटिक सेल होता है उससे पहली स्तनपायी बनाई गई थी डॉली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रोग से अभियंत्रित प्रथम जीव कौन है? डॉली है। भेड़, उल्लक, खरगोश तथा हिरन में से पहला सफल क्लोन जंतु कौन है? भेड़ है। NDRI करनाल के वैज्ञानिकों ने जिस जानवर का दूसरा क्लोन विकसित किया है वो भैंस है। गर्मा 2 नाम है एक क्लोन भैंस का। प्रखनली शिशु के मामले में निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। वह देश जिसमें पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न हुआ था, जो अंदर बाहर सब हरा है, वो ताइवान का था। इन जॉर्ज नाम है विश्व के प्रथम क्लोन ऊंट का। जीन के क्लोन के संबंध में सही कथन है। क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। क्लोन जो होता है अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि ये सेल्स से निर्मित होते हैं, सेल से बनाए जा सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के निम्नलिखित प्रभाव का विचार कीजिए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है रोग प्रतिरोधन में हेल्पफुल है, वृद्धि वर्धन में सही है, जंतु क्लोनिंग में सही है, मानव क्लोनिंग भी किया जा सकता है, लेकिन ये एथिकल नहीं है। हालांकि ये सक्सेस भी नहीं रहा अभी तक, लेकिन किया जा सकता है। आगे देखेंगे। वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उसकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों का निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए निम्न प्रकार से उपयोगी है। उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है, ये सही है। उसकी मदद से सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट एब्सोल्यूट है। सभी मानव रोगों को ज्ञात नहीं कर सकते। और उसकी मदद से पशुओं की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती है, हाँ ये सही है, रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती है। आगे देखेंगे। रिकम्बिनेंट डीएनए पुनर्योग डीएनए तकनीक के चरण नीचे दिए गए हैं। आनुवांशिक पदार्थ की पहचान एवं पृथकीकरण, इसको सजाना है तो पहला कौन सा होगा? तो पहला है आनुवांशिक पदार्थ की पहचान एवं पृथकीकरण, ये सही है। पहला होगा डीएनए का विखंडन, ठीक है। आगे होगा इच्छित डीएनए के खंडों का पृथकीकरण। फिर हम क्या करेंगे? इसका रुचि वाले जीनों का परिवर्धन करेंगे। फिर आरएनए जो रिकम्बिनेंट डीएनए का पोषक कोशिका है या जीवों में स्थानांतरण का सही अनुक्रम करेंगे। फिर क्या करेंगे?
बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति होगी और प्रवाहिक प्रक्रिया होगी। ये बताया जा रहा है कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए जो होते हैं उसके चरण क्या हैं। तो पहला चरण ये है कि आनुवांशिक पदार्थ की पहचान करेंगे और उसको अलग कर लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे कि उसको ब्रेक करेंगे। उसको तोड़ने के लिए भी अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, प्लाज्मिड भी होता है और भी अलग अलग एंजाइम होते हैं जिससे सेल्स को हम ब्रेक करते हैं। उस जो सेल को ब्रेक किए उसको इच्छित खंडों में हम पृथकीकरण कर देंगे और फिर क्या करेंगे कि रुचि वाले जीनों का परिवर्धन करेंगे। इसके बाद जो स्टेप होगा वो होगा कि आरएनए डीएनए का कोशिका में और जीवों में स्थानांतरण करेंगे, जिसमें हमें वो चीज़ डेवलप करना है। इसकी एक प्रक्रिया है। उसके बाद फिर सी नंबर में होगा जो बाह्य जीन का उत्पाद की प्राप्ति। उसके बाद हमारे क्या है कि दूसरे बाह्य जीन जो है आउटर जीन हमें प्राप्त हो जाएगा और उसमें प्रवाहिक प्रक्रिया शुरू होगी। तो इस तरह से इसके चरण हैं। आगे बढ़ेंगे। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है किससे? तो मानव जीनों और उसके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उसे कहते हैं स्टेम कोशिकाएं, स्टेम सेल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टेम सेल्स आज के समय में, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेम सेल कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती है। केवल स्तनपायी जीवों से, ये गलत स्टेटमेंट है। स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है, हाँ ये सही है। स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती है, ये भी सही है। आगे बढ़ेंगे। अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में स्टेम कोशिकाओं का बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है अस्थि मज्जा से उत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। अब जो स्टेम सेल में जो भी प्रौद्योगिकी भी काम कर रही है उसमें ज़्यादातर यही किया जा रहा है कि जो भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में जो बायोएथिकल, जिसको एथिक्स के रूप में यदि देखें तो अस्थिमज्जा से जो उत्पन्न सेल्स हैं वहाँ से सेल्स जो अस्थिमज्जा होता है, अस्थिमज्जा से स्टेम सेल्स को निकाल लिया जा रहा है और उसका संग्रह कर लिया जाता है या फिर उसमें चेंजिंग करके वो भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखा जा सकता है। अब जैसे कई बार ऐसा होता है जो प्लेसेंटा होता है, जो बच्चे के जो नाभ होते हैं जब बच्चा का जन्म होता है तो उस प्लेसेंटा को भी काट कर रखा जा रहा है और वहाँ से भी जो स्टेम सेल्स है, स्टेम सेल्स फ्यूचर के लिए, उस बच्चे के फ्यूचर के लिए रखा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे सारी संकल्पनाएं आई हुई है। तो उसी में है कि जो स्टेम सेल्स है, तो अभी जो बेसिकली जो खास करके रखा जा रहा है वो है अस्थि मज्जा का जो स्टेम सेल्स है वो ज़्यादा यूज़फुल है और उस पर अभी कार्य हो रहा है ज़्यादातर। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है। ये किसका है? एक कॉलोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। हाइब्रिडोमा जो तकनीक होता है वो सिंगल क्लोनिंग जो प्रतिरक्षी जब उत्पन्न करना होता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। जब बायोटेक का क्लास कभी करेंगे इसका तो ये सब चर्चाएं आएगी उसमें हाइब्रिडोमा तकनीक की। आगे देखेंगे। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक है, क्या संकटपूर्ण वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा? बंथरा में प्लांट फील्ड, जी देखिए प्लांट फील्ड जीन बैंक है, तो जीन बैंक क्या करेगा? तो जो संकटग्रस्त वर्ग के पौधे अथवा जीव हैं उसको सुरक्षित रखेगा। और क्या है जो पायरेसी है, जो जंतुओं का अथवा जीवों का जो पायरेसी होता है वो कमेगा और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान भी होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निर्विष्ट कर निर्मित किए गए हैं, जो लिया गया है कहाँ से? जीवाणुओं से। आगे देखेंगे। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनासांटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई है जिसका भारत में क्षेत्र परिरक्षण किया जा रहा है। जिस जीवाणु का अविष या टॉक्सिन जीन का इस परिजीवी कपास में अंतरण हुआ है वह है बैसिलस थ्यूरेनिजेसिस, जिसे हम बीटी बोलते हैं। एक्चुअली ये बीटी जो कपास है, बीटी बैगन है, बीटी सरसों, अभी जो काफ़ी बीटी सरसों खास करके काफ़ी मुद्दा में रहा था, तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि ये क्या होता है? कीट प्रतिरोधी होता है। अब जैसे कीट प्रतिरोधी कपास, यहाँ पे जो भारत में बीटी कॉटन को परमिट कर दिया गया है, लेकिन बीटी ब्रिंजल और बीटी सरसों को लेकर के काफ़ी विवाद है जो खाद्य पदार्थ हैं, क्योंकि ये कीट प्रतिरोधी होते हैं। अब ये ऐसा हो सकता है कि जो ये जीवाणु है बीटी बैसिलस थ्यूरेनिजेसिस और इसमें जो क्षमता है वो हो सकता है कि वो मानव शरीर में खाद्य पदार्थ के माध्यम से पहुंच जाए तो ये टॉक्सिस क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं।
ये विवाद का मुख्य कारण बना हुआ है। आगे देखेंगे सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह क्या है, एक जीवाणु है। आगे देखेंगे कथन और कारण। कीट प्रतिरोधी परजीवी कपास अर्थात बीटी जीन के निवेशन से निर्मित किया गया है, ये सही है। और जीन एक जीवाणु द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। आगे देखेंगे बैगन के अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से उसकी नई किस्म बीटी बैगन है, बीटी ब्रिंजल विकसित की गई, जिसका लक्ष्य है इसे नाशक जीव भी सह बनाना। ठीक है, आगे देखेंगे बीटी बैगन है अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन। बीटी बैगन की रचना इसके जीनोम में मृदा कवक के जीन को प्रवेश कराकर की गई। हाँ, बीटी बैगन के बीज टर्मिनेटर बीज है। बीटी बैगन की रचना इसके जीनोम में, एक मिनट फिर से पढ़ते हैं। बीटी बैगन की रचना इसके जीनोम में मृदा कवक के जीन को, नहीं मृदा कवक नहीं होता, ये बीटी बैगन में क्या होता है, बैसिलस थ्यूरियोजेनेसिस होता है, और ये बीटी जीवाणु होता है, ना कि कवक होता है। ये पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा देखते हैं बीटी बैगन के बीज टर्मिनेटर बीज हैं, जिसके कारण किसानों का प्रत्येक मौसम के पहले बीज कंपनियों से बीज खरीदना पड़ता है। नहीं, ये भी फैक्ट सही नहीं है कि बीटी बैगन एक बीज टर्मिनेटर बीज है, ये सही नहीं है। और मौसम के पहले बीज कंपनियों से बीज खरीदना पड़ता है, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। आगे देखेंगे एक आशंका है कि बीटी बैगन के उपभोग से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हाँ, ये सही है। यह भी चिंता है कि बीटी बैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है। मतलब 3 और 4 सही है और पहला और दूसरा गलत है। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वप्रथम व्यावसायीकरण किए जाने वाला अनुवांशिकी रोग से अभियांत्रिकी फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं एवं पौधे पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जा सकते हैं, ये भी सही है। तीसरा, फ्लेवर सेवर के पके हुए फलों में रंग होता है किंतु पौधे पर पके हुए फलों जैसे पूर्ण सूरज की सरणी का अभाव होता है, ये गलत है। मान लीजिए हमें ये पता भी नहीं होता फ्लेवर सेवर के पके हुए फलों में रंग होता है, लेकिन दूसरा जो लाइन है ये तो बिल्कुल ही गलत है कि किंतु पौधे पर पके फलों जैसे पूर्ण सूरज की सरणी का अभाव होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से सी जो ऑप्शन है वो गलत है, ए और बी सही है। आगे देखेंगे निम्नलिखित तकनीकी परिघटनाओं पर विचार कीजिए। फल एवं पादपों में मुकुलन और रोपण। फल क्या है, वह जो ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में प्रयुक्त होता है। ट्रांसजेनिक फसलों के लिए क्या पादप में मुकुलन और रोपण जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। कोशिका द्रव्य नर बांधता, ये जरूरी है। जीन निर्वयता, हाँ ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवों के निम्नलिखित प्रकार पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक और पुष्पीय पादप। उपयुक्त जीव प्रकारों में से हुआ है जिसकी कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जीवाणु को भी जैव पीड़कनाशी में यूज करते हैं, कवक को भी करते हैं, पुष्पीय पादप को भी करते हैं। ठीक है। भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट हैं क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से संभावना होती है अंकुरक क्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधे के उगने की। हाँ, इसी कारण टर्मिनेटिंग जो बीज होते हैं उसका भारतीय किसान विरोध करते हैं। विकसित देशों द्वारा समर्पित टर्मिनेटर तकनीक उपलब्ध कराती है जैव तकनीकी द्वारा बीजों की उन्नत किस्मों की जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंध बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई है। टर्मिनेटर तकनीक उसके द्वारा उत्पन्न जिसकी बिकवारी के लिए ट्रांसजेनिक है वो है ट्रांसजेनिक उपजाऊ बीज। ये कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ये साधारणतः ओराबैंकी खरपतवार पाया जाता है। ओराबैंकी खरपतवार कहाँ पाया जाता है? तंबाकू के खेत में। ओराबैंकी खरपतवार कहाँ पाया जाता है? तंबाकू के खेत में। बकव्हीट, मैकोर्नी व्हीट, गोल्डन राइस तथा ट्रिटिकल में से परजीनी पादप है। तो गोल्डन राइस जो है ये परजीनी पादप है, ट्रांसजेनिक है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती है और एमाइलेज भी इसमें होता है। तो ये जो है ट्रांसजेनिक पादप है। आगे देखेंगे गोल्डन राइस जैसे जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी लाभप्रद है जितने कि किसानों के लिए। हाँ, ये सही है। इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है। ये चावल में पीलापन होता है जो प्रदर्शित करता है बीटा कैरोटीन का, और जो यौगिक शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित होता है, बीटा कैरोटीन जो विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। गोल्डन चावल है एक क्या है? ट्रांसजेनिक चावल की किस्में हैं जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है। विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों
को प्रभावित करने वाला विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता, गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता, उसके दानों में जिसकी प्रचुरता कारण होती है वह है बीटा कैरोटीन। वही क्वेश्चन है पूछा हुआ, बीटा कैरोटीन पाया जाता है गोल्डन राइस में जो विटामिन ए की पूर्ति करता है। और सुनहरा धान में प्रचुरता होता है गोल्डन ए का, सुनहरा धान में विटामिन ए प्रचुरता रहता है। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का, वही क्वेश्चन विटामिन ए। सुपर राइस विकसित किया है जीएस खुश ने, वो तो काफ़ी खुश होंगे गोल्डन राइस को देखकर। सुपर राइस विकसित किया था कौन? जीएस खुश ने सुपर राइस, और सुपर राइस को विकसित करके काफ़ी खुश हुए कौन? जीएस खुश। आगे देखेंगे कथन और कारण। मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। नहीं, लिंग निर्धारण में पुरुषों की भूमिका होती है। स्त्रियों में 2 गुणसूत्र होते हैं। हाँ, ये सही है। देखिए, स्त्रियों में X गुणसूत्र होता है, पुरुषों में X और Y होता है। यदि X होगा तो लड़की बेटी जन्म होगी, और XY होगा तो बेटा जन्म होगा। ठीक है। तो अब कई बार ऐसा होता है कि XX ही किसी पुरुष में XX ही होंगे, हालांकि पुरुषों में XY होता है, लेकिन जब XX का ही मिलन बार बार होगा तो उससे क्या होगा? लड़की पैदा होगी। लेकिन जब भी XY का मिलन होगा तो उससे लड़का पैदा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पुरुष जीन संगठन होता है XY। मनुष्य में जीन क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है, तो वह पुरुषों का, यदि बालक जन्म हुआ तो पुरुषों का Y और स्त्री का X। अब देखिए, स्त्री में तो XX है ही, तो ये हमेशा ही स्त्री पैदा मतलब बालिका पैदा करेगी। लेकिन पुरुष में X और Y होता है, तो लिंग का निर्धारण कौन कर रहा है? पुरुष। यदि Y के साथ मैचिंग होगा तभी बालक पैदा होगा, नहीं तो फिर बालिका पैदा होगी। आगे देखेंगे कथन और कारण। वैज्ञानिक DNA अणुओं को, चाहे वे अणुओं के किसी भी स्रोत से हों, इच्छानुसार अलग अलग काट कर और एक साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक DNA के अणुओं को, चाहे वो अणु किसी भी स्रोत से हैं, उसको इच्छानुसार काट सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। ये सही है। दूसरा, DNA के टुकड़ों को रिस्ट्रक्शन एंडियोन्यूक्लियाइज तथा DNA लाइगेज का उपयोग कर जोड़ा तोड़ा जा सकता है। हाँ, ये सही है। रिस्ट्रिक्शन एंडियोक्लिनेज बोलते हैं उसको, तथा DNA लाइगेज जो उसे ब्रेक करने का काम करता है। जैव सूचना विज्ञान बायोइन्फॉर्मेटिक्स में घटनाओं के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी देखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम निर्दिष्ट करता है किस चीज़ को? किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को। mRNA क्या होता है? मैसेंजर RNA होता है। ठीक है, आगे RNA भी कई तरह का होते हैं। एक tRNA होता है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और mRNA जो होता है मैसेंजर का काम करता है। ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स कौन काम करेगा? mRNA। इन्फॉर्मेटिक्स है तो इन सूचना देने का काम कौन करेगा? मैसेंजर करेगा। आगे दिया हुआ है रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, बाल रज्जु और सलाइवा। अपराध की जांच में DNA परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाएंगे तो ये सारे लिए जाएंगे। रुधिर कोशिका भी लिया जाएगा, अस्थि कोशिका भी लिया जाएगा, बाल से भी और सलाइवा से भी। जीन अणु DNA की संरचना को सबसे पहले रेखांकित किया था किसने? वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक का संबंध किससे? DNA की संरचना से। जो डबल हेलिक्स संरचना क्या होता है? DNA का डबल हेलिक्स होता है। तो डबल हेलिक्स जो मॉडल है वो वाटसन और क्रिक ने खोजा था। वाटसन और क्रिक ने क्या खोजा था? डबल हेलिक्स जो मॉडल है वो खोजा था। डबल हेलिक्स मॉडल जो होता है DNA का वो खोजा था वाटसन और क्रिक ने। DNA के 2 हेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित किया था वाटसन और क्रिक ने। DNA को अंतःपात्र में बनाया था आर्थर कॉर्नबर्ग ने। कोना में ले जाके DNA को बना दिए। कहाँ? एक पात्र लिए अंतःपात्र, और कोना में गए और DNA को अंतःपात्र में बना दिए तो कॉर्नबर्ग हो गया। इस तरह से याद कर सकते हैं कि अंतःपात्र में कौन बनाया था DNA को? तो कॉर्नबर्ग ने। कोना में ले जाकर DNA बनाया था अंतःपात्र में। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को जिस कार्यक्षेत्र के लिए जाना जाता है वो है अनुवांशिकी। बायोचिप में होता है RNA, DNA तथा प्रोटीन। बायोचिप में क्या होगा? RNA, DNA तथा प्रोटीन। जैनिको प्रौद्योगिकी है अनुवांशिकी रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक। आगे देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आता है तो औद्योगिक प्रक्रमों में जीवधारियों तथा उससे प्राप्त पदार्थों का उपयोग। जैव आवर्धन से तात्पर्य है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पिरकनाशियों की मात्रा का बढ़ना। जीन अभियंत्रण में नवीन तकनीक विकसित हुई जीन प्रतिचित्रण।
ये बोल रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी में नवीन तकनीक क्या है, तो जीन प्रतिचित्रण या जीन मैपिंग ये नई तकनीक है। सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना और उत्पाद में पोषकीय मान को बढ़ाना, ये सारे बायोटेक के काम हैं। अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना, ये सही नहीं है। उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना, ये सही है। ये पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त उपरोक्त में से वे संभावनाएं जिनकी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया, तो यही 3 सही है। पहला, सूखा सहन करने के लिए सक्षम बनाना, दूसरा, उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना, और तीसरा, उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाना। आगे देखेंगे, यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के समान आकार के 8 गुना बड़ा हो, तो इस तकनीक को कहेंगे आनुवांशिक इंजीनियरिंग। बलात्कार एवं हमले के मामले में अपराधियों की पैतृकता या डीएनए एक फिंगरप्रिंटिंग एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है, हाँ ये सही है। डीएनए विश्लेषण के लिए लार, बाल और शुष्क बीज का इस्तेमाल करते हैं, हाँ ये सही है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए का प्रयोग करते हैं। पैतृकता सिद्ध करने के लिए सहायक है डीएनए अंगुली छाप। मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जीन प्रौद्योगिकी आधारित जिस अत्याधुनिक तकनीक को काम में लिया जाता है वह है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और पहला अपराध का हल किया गया था 1983 में इंग्लैंड में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। ये सारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लेकर के क्वेश्चन है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पितृत्व स्थापना, बलात्कार, अपराधियों की जांच, ये सब के लिए करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है दिया हुआ। परितारका क्रम वीक्षण, परितारका आयरिस के बारे में बोल रहा है। दृष्टिपटल क्रम वीक्षण, वाक्य विज्ञान, किसी व्यक्ति के ज्यामितीय पहचान हेतु उंगली छाप क्रम वीक्षण मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए उपयुक्त में से किसको प्रयोग में लाया जा सकता है? तीनों को ला सकते हैं, परितारका को भी, दृष्टिपटल को भी और वाक्य विज्ञान को भी। अंगुलियों के निशानों को की बहुरंगी सतहों पर उभारने हेतु प्रयोग होता है फ्लोरेसेंट पाउडर। वो जो आप देखते होंगे क्राइम पेट्रोल वाले में पाउडर इस्तेमाल करते हैं, कहीं पे कुछ क्राइम हो जाता है तो उसको कुछ आर्म्स या कुछ एमिनेशन है उसे लेना हो या कुछ करना हो तो उसकी पहचान करने के लिए क्या करते हैं, वो एक पाउडर लगाते हैं, वो क्या होता है फ्लोरेसेंट पाउडर। मेटास्टैटिक्स या अपरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों को या अंगों तक फैलती है। मेटास्टैटिक्स बोलते हैं जब लसिका तंत्र में कुछ कैंसर कोशिकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलती है। ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जाता है, ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जा सकता है क्या, क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन। ठीक है, आगे देखते हैं। सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है क्या, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। नए जीव की उत्पत्ति म्यूटेशन से होता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता हुआ तत्कालता बहुप्रभाविता। जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु कोई दूसरे सही जीन को प्रविष्ट किया जा सकता है। आगे देखेंगे। कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है कोलेस्ट्रॉल। एक वसीय अल्कोहल होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल है एक स्टेरॉइड है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक स्टेरॉइड है। कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर संबंधित होता है धमनियों के कठोर हो जाने से। चिकित्सक परामर्श देते हैं हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल असंतृप्त वसाएं हैं। तेल क्या है, असंतृप्त वसा है। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस फैट सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है एचडीएल का स्तर कम कर देता है। वह वनस्पति तेल जो हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है वो है सूरजमुखी का तेल। सूरजमुखी का तेल जो है हृदय रोगियों के लिए महत्वपूर्ण है या उपयुक्त है। जुलाई 2004 में HIV एड्स पर विश्व का अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन आयोजित किया गया था, कहाँ, वेकांक में। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आगे विचार करने के लिए बोल रहा है कि ये दिवस कब कब मनाए जाते हैं। अल्जाइमर दिवस, विश्व तपेदिक दिवस, कुष्ठ रोग एड्स दिवस। तो इसमें है कि पहले मनाते हैं कुष्ठ रोग दिवस, फिर मनाते हैं तपेदिक दिवस, फिर अल्जाइमर दिवस, उसके बाद विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं, कीटों में। फेरोमोन्स समानतः उत्पन्न किया जाता है कीटों के द्वारा। आयोडीन प्राप्त होता है कहाँ से, लेमिनेरिया से। लेमिनेरिया क्या है, एक आयोडीन प्राप्त समुद्री एक शैवाल है लेमिनेरिया। कहाँ से प्राप्त होगा,
आयोडीन कहाँ से प्राप्त होगा? लेमिनेरिया से। एक ऐसा पदार्थ जो समुद्र में बहुतायत में प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है, वो आयोडीन है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है कहाँ से? लाइकेन। लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकेन से। आगे देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल सिरका में क्या पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल। दूध में पाया जाएगा लैक्टिक अम्ल। मक्खन में पाया जाएगा ब्यूरेटिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल। सोडा वाटर कार्बोनिक अम्ल। लाल चींटी फॉर्मिक अम्ल। और अंगूर के रस में टार्टेरिक अम्ल। तो हम इसे यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।